हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ग्रेडिंग सिस्टम। और ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होता है बीएड में 3rd सेमेस्टर में, जहाँ पे आप लोगों का एक सब्जेक्ट रहता है असेसमेंट इन लर्निंग। वहाँ पे ये टॉपिक पूछा जाता है ग्रेडिंग सिस्टम। शॉर्ट नोट्स वगैरह लिखने के लिए इस टॉपिक पे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो इस टॉपिक को डिटेल में इस वीडियो में हम डील करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। यहाँ लिखा हुआ है, नाउ अ डेज एवरी फील्ड ऑफ वर्क हैज़ बिकम एडवांस, यानी कि आज की डेट में हर एक कार्य क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है। एज द एजुकेशनल सेक्टर, यानी कि एजुकेशनल सेक्टर भी इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है और वहाँ पे एडवांसमेंट हो रहे हैं। द एजुकेशनल फील्ड हैज़ डाइवर्स चेंज एज कम्पेयर टू द गॉन टाइम्स, यानी कि बीते समय के मुकाबले अभी जो है एजुकेशनल फील्ड में काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं। न्यू टेक्निक्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सिस्टम, यानी कि नई नई तकनीकें जो हैं वो एजुकेशनल सिस्टम में आ चुकी हैं। एंड दिस एडवांसमेंट इज़ गोइंग ऑन डे बाय डे, और ये दिन ब दिन जो है एडवांसमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ते जा रही है। द ग्रेडिंग सिस्टम इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन द एजुकेशन। इसी प्रकार से ग्रेडिंग सिस्टम भी एक नई तकनीक है जो जिसका के इस्तेमाल एजुकेशनल फील्ड में हो रहा है। अ ग्रेडिंग सिस्टम इन एजुकेशन इज अ सिस्टम दैट इज यूज्ड टू असेस द एजुकेशनल परफॉर्मेंस ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल जो है एजुकेशन सिस्टम में इसलिए किया जाता है ताकि हम आकलन कर सके कि एजुकेशनल परफॉर्मेंस कैसा है किसी बच्चे का या किसी स्टूडेंट्स का, विच इज़ एंटायरली बेस्ड अपॉन पॉइंट्स अलोन। द ग्रेडिंग सिस्टम ensures that students, families, teachers, counselors, advisors, and support specialists have the detailed information they need to make important decision about a student's education। यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो ये सुनिश्चित करता है या इंश्योर करता है कि स्टूडेंट को, स्टूडेंट की फैमिली को, टीचर्स को, उनके काउंसलर्स को, एडवाइज़र जो हैं, इन सभी लोगों को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जा सके बच्चों के परफॉर्मेंस की, ताकि ये लोग इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो होता है स्टूडेंट के एजुकेशन से रिलेटेड, वो डिसीजन जो है वो ले सके। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। आगे हमको देखना है मीनिंग ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। द ग्रेडिंग सिस्टम इज द प्रोसेस बाय विच एजुकेटर्स इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल्स in exams on the standard particular scales, which is based on the points entirely and consist of the grades like A to F or range like 1 to 10। यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एजुकेटर्स यानी कि जो टीचर्स हैं वो इवेल्युएट यानी कि मूल्यांकन कर सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स में, और ये ग्रेड्स देने के लिए एक पर्टिकुलर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि रेंज करता है A to F। यानी कि अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसे हम A ग्रेड देंगे, उससे कोई कम अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे B, और उससे थोड़ा कम रहेगा तो C, जो थोड़ा ख़राब रहेगा उसे D। इस प्रकार से ग्रेड्स जो है हम देते हैं, और नंबर्स भी हम देते हैं। जो 10 on 10 रहेगा यानी कि उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, 9 उससे थोड़ा कम, फिर 1 बहुत ही कम। इस तरीके से ग्रेड्स जो है दिए जाते हैं। जनरली लेटर्स एंड नंबर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ग्रेड्स ऑफ द स्कॉलर्स, यानी कि आप लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा हमने देखा A से F आप कुछ ग्रेड्स दे सकते हैं, या आप नंबर्स यानी कि 1 to 10 के बीच में इसको भी आप ग्रेड्स जो है वो मान सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करने के लिए। द मेन पर्पस ऑफ द ग्रेडिंग सिस्टम इज़ टू गिव क्लियरेंस टू द लर्नर्स एंड एजुकेटर्स about the performance of the pupils in the respective subjects and field of study, so that both can able to do work on the weaknesses and achieve good results।
यानी कि जो मुख्य उद्देश्य, जो मेन पर्पस रहता है ग्रेडिंग सिस्टम का, वो ये है कि हम एक स्पष्ट जो परफॉर्मेंस है, स्पष्ट जो प्रोग्रेस है बच्चों का, वो लर्नर को भी दे सके, यानी खुद बच्चे भी अपना जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसे अच्छी तरीके से जान सकें, और एजुकेटर्स जो है वो भी बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में अच्छे से जान सके कि वो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स यानी कि अपने हर एक विषय में किस प्रकार का परफॉर्म कर रहे हैं, एंड फील्ड ऑफ स्टडी यानी कि विषय से अलग हटके भी जो अलग अलग गतिविधियां स्कूल्स में होती हैं उसमें वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट बोथ कैन एबल टू डू वर्क ऑन द वीकनेसेस। और इन ग्रेड्स के माध्यम से जो बच्चों की कमजोरियां या वीकनेसेस जो हमें पता चलती हैं उसमें हम सुधार कर सके, एंड अचीव गुड रिजल्ट्स यानी कि आगे उनको बेहतर अचीव करने के लिए प्रोत्साहित कर सके और उन्हें अच्छा रिजल्ट अचीव करने में हेल्प कर सके। आगे हमको देखना है डेफिनेशन जो है ग्रेडिंग सिस्टम की। जैसा कि पहला डेफिनेशन हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में क्या कहा गया है। Evaluation of the work of students is an integral part of the process of learning and teaching, यानी कि बच्चों का मूल्यांकन करना, स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करना एक महत्वपूर्ण और ज़रूरी भाग है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में। एज पार्ट ऑफ अ गुड एजुकेशनल पॉलिसी, एक अच्छी एजुकेशनल पॉलिसी का पार्ट होते हुए एग्जामिनेशंस शुड बी यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट, यानी कि क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट के लिए एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाना ज़रूरी है। शुड बी यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड ग्रेड्स शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ मार्क्स, और ग्रेड्स का इस्तेमाल करना चाहिए ना कि मार्क्स का, यानी कि मार्क्स ना देके ग्रेड्स जो है बच्चों को उनके एग्ज़ाम्स में देने चाहिए। और ये एक मूल्यांकन का तरीका है, और मूल्यांकन जो है सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है यानी कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट भाग होता है। सो ये थी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000, यहाँ पे कहा गया द कमीशन रिकमेंड्स, यानी कि जो कमीशन है उसने रिकमेंड किया डिफरेंट मेथड्स फॉर ग्रेडिंग, अलग अलग ग्रेडिंग के मेथड्स ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट, यानी कि एकेडमिक सब्जेक्ट्स में आपको किस प्रकार की ग्रेडिंग देनी है, एंड को करिकुलर सब्जेक्ट्स, एंड को करिकुलर सब्जेक्ट्स जो है उसमें किस प्रकार से ग्रेडिंग देनी है। एंड ग्रेडिंग सिस्टम शुड बी डेवलप्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि अलग अलग स्कूल लेवल पे अलग अलग जो पॉइंट्स हैं या ग्रेड्स हैं वो देने चाहिए। सो ये था डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000। तो यहाँ पे हमने देखा इंट्रोडक्शन, मीनिंग, और दो डेफिनेशन हमने देखे ग्रेडिंग सिस्टम के। नेक्स्ट हमको देखना है टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग, यानी कि क्या क्या प्रकार होते हैं ग्रेडिंग के। तो दो प्रकार हमें देखने हैं, पहला है डायरेक्ट ग्रेडिंग और दूसरा है इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। डायरेक्ट ग्रेडिंग वो होती है जहाँ पे किसी भी प्रकार के मार्क्स नहीं दिए जाते, डायरेक्ट ग्रेड्स ही दिया जाता है। और इस प्रकार की ग्रेडिंग कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बच्चों में भाईचारा की भावना है कि नहीं, कोऑपरेटिव है कि नहीं, एक दूसरे के साथ कितना मिलजुल करके रह रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कितनी कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में एक्टिव है या नहीं। इन सारी चीज़ों में जब आपको उन्हें ग्रेड्स देना होता है तब आप डायरेक्ट ग्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे आप कोई नंबर नहीं देते, जैसे कि भाईचारे का नंबर 50 है तो 50 में आप 30 दे दिए, 40 दे दिए, इस तरीके का नहीं होता। ABCD ग्रेड्स आप जो है वो दे सकते हैं। डायरेक्ट ग्रेडिंग में लिखा हुआ है इन दिस टाइप ऑफ ग्रेडिंग डायरेक्ट ग्रेड्स आर अवॉर्डेड
Such grading is also used to evaluate the personal and social aspects of personality along with academic subjects. In this type of grading, only the grade is awarded, not the marks. नेक्स्ट हमको देखना है इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में ये होता है कि पहले बच्चों को मार्क्स अलॉट किए जाते हैं और उन मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है उन्हें बाद में ग्रेड दिया जाता है। जैसे कि पहले आपने 100 मार्क्स का कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया तो 100 में किसी को 50 मिलेगा, 60 मिलेगा, 70 या 90 या 100 इस तरीके के नंबर जो है बच्चे स्कोर करेंगे। अब उस स्कोर को आप ग्रेड्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 90 to 100 के बीच में जिसका मार्क होगा उसे आप ए ग्रेड देंगे और उससे कम रहेगा उसको बी ग्रेड देंगे, उससे कम रहेगा उसको सी ग्रेड देंगे। इस तरीके से जब आप मार्क्स को यानी कि नंबर्स को आप ग्रेड में कन्वर्ट करते हैं तब उसे इनडायरेक्ट ग्रेडिंग कहा जाता है। इन दिस टाइप ऑफ ग्रेडिंग चिल्ड्रन आर फर्स्ट असेस्ड थ्रू मार्क्स, later the marks are converted into grades based on a scale. नेक्स्ट हमको देखना है बेनिफिट्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम, यानी कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ग्रेडिंग सिस्टम के। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम के द्वारा हम बच्चों की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं और उन दोनों पे कार्य कर सकते हैं। विथ द हेल्प ऑफ द ग्रेड्स द वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी आइडेंटिफाइड एंड दे विल वर्क ऑन द वीकनेसेस एंड टर्न द वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ, यानी कि जब हमें वीकनेस एंड स्ट्रेंथ का पता लग जाता है ग्रेड्स देख के तो जो वीकनेस है उन पे हम कार्य करके उनको स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। ऑल्सो दे विल पॉलिश देयर स्ट्रेंथ टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल, यानी कि जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उन पे और बेहतर तरीके से काम करके उन्हें नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है लो स्कोर प्रेशर, यानी कि बच्चों पे लो स्कोर प्रेशर जो है वो नहीं रहता, यानी कि बच्चों के मन में ये भय नहीं रहता कि हमें 90 मार्क्स मिले हैं कहीं उसको 95 ना मिल जाए, या हमको सिर्फ 80 ही हो सकता है हमें सिर्फ 80 मिले उसको 90 मिल जाए। इस प्रकार का प्रेशर बच्चों पे नहीं रहता, क्योंकि मार्क्स की जो कैटेगरी है उसे एक मतलब जो डिफरेंट मार्क्स है उनको एक कैटेगरी दे दी गई है कि 90 से 100 के बीच में जो भी रहेगा उसे ए ही मिलेगा। तो जो 90 स्कोर किया उसे भी ए मिलेगा, जो 95 स्कोर किया उसे भी ए मिलेगा, जो 97 स्कोर किया उसे भी ए, जो 100 स्कोर किया उसे भी ए ही मिलेगा। तो लो स्कोर प्रेशर जो है कि हमें कहीं कम नंबर ना मिल जाए, इस प्रकार का भय जो है बच्चों के अंदर से निकल जाता है। द ग्रेडिंग सिस्टम lower the pressure of getting high marks as the students, because in the grading system the actual marks obtained by the students are not written on the report cards, so that they don't have to target for good marks. Their main target is to achieve good grades. Next benefit हमको देखना है the pattern of grading, यानी कि जो grading का pattern है वो जो है वो काफ़ी अच्छा है। इट रिलाइज अपॉन द एडवांस पैटर्न एज ग्रेड्स आर नॉट गिवन अकॉर्डिंग टू द अकेडमिक्स ओनली, यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम में जो ग्रेड्स दिए जाते हैं वो सिर्फ किन किन विषयों में क्या क्या नंबर बच्चे लाए इस पे ही आधारित नहीं होते। अलग अलग चीज़ें देखी जाती है, बच्चों की क्या क्या अचीवमेंट्स रही है, ये सारी चीज़ों को देखते हैं और फिर सब्जेक्ट्स में क्या क्या स्कोर बच्चों ने किया है वो सारी चीज़ें देख करके ग्रेड्स जो है वो दिए जाते हैं। इट रिलाइज अपॉन द एडवांस पैटर्न एज ग्रेड्स आर नॉट गिवन अकॉर्डिंग टू द अकेडमिक्स ओनली, अदर थिंग्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड वाइल मेकिंग द डिसीजन लाइक अचीवमेंट्स, असाइनमेंट्स, अटेंडेंस एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती है। स्टूडेंट कैन परफॉर्म अ लिटिल इन ऑल मॉड्यूल्स फॉर गेटिंग गुड ग्रेड्स
instead of getting good marks only by performing well in academics. नेक्स्ट बेनिफिट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि ग्रेड्स के द्वारा टीचर्स को आसानी होती है बच्चों को क्लासिफाई करने में कि कौन अबव एवरेज है, कौन बिलो एवरेज है। इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो टीचर्स जान सकते हैं। विद द ग्रेडिंग सिस्टम टीचर्स आर एबल टू क्लासीफाई द स्टूडेंट्स इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स like bright students, average students and below average students, so that the teacher can pay more attention towards the average and below average students and make the concept clear to them in a better way, because every individual have his own understanding capability. यानी कि टीचर जब क्लासीफाई कर लेते हैं बच्चों को कि कौन ब्राइट स्टूडेंट है, कौन एवरेज है, कौन बिलो एवरेज है, तो जो एवरेज या बिलो एवरेज है टीचर्स उन पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, ध्यान दे पाते हैं, ताकि सारे कॉन्सेप्ट उनको और बेहतर तरीके से जो है वो क्लियर कर सके और उनको आगे बढ़ने में हेल्प कर सके। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट है पेरेंट्स अटेंशन, यानी कि ग्रेड्स को देख करके पेरेंट्स का ध्यान भी जाता है बच्चों की ओर कि वो किस प्रकार का परफॉर्म जो है वो कर रहे हैं। बाय नोइंग द ग्रेड्स ऑफ द चाइल्ड पेरेंट्स ऑल्सो गेट अवेयर अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ देयर चाइल्ड and provide better resources to the child so that he can perform well. Like some students require extra coaching, so at that time parents can arrange that if they know about the standard of the child. बच्चों को भी पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के बारे में जानकारी लगती है ग्रेड्स देख करके। अगर उनको समझ में आता है कि हमारा बच्चा थोड़ा डल है, इसको एक्स्ट्रा क्लासेस या ट्यूशन की ज़रूरत है, तो वो उन्हें कोचिंग सेंटर वगैरह में भेजते हैं ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आगे बढ़ सके। नेक्स्ट बेनिफिट है रिड्यूसिंग कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, यानी कि अगर हम सिर्फ मार्क्स देते हैं बच्चों में तो कंपटीशन की भावना जो है वो बहुत अधिक हो जाती है कि किसी को लगता है कि हमें 90 अबव तो लाना ही है या 95 अबव लाना ही है या उससे एक नंबर अधिक ही लाना है हमको। इस तरीके का जो कंपटीशन की भावना होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ग्रेड्स हम किस प्रकार से देते हैं कि 90 से 100 के बीच में एक ही ग्रेड रहेगा और 70 to 80 के बीच एक ही ग्रेड रहेगा। इस तरीके की चीज़ ग्रेडिंग सिस्टम में होती है, तो जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिफॉर्मेशन इन एग्ज़ाम सिस्टम, यानी कि एग्ज़ाम सिस्टम में एक एडवांसमेंट आया, एक नई चीज़ आई, थोड़ा सा उसमें बदलाव आया कि यहाँ पे सिर्फ आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स नहीं देखे जाएंगे, को करिकुलर जो आपका एक्टिविटीज़ है वो सारी चीज़ें भी कंसिडर की जाएंगी। उस आधार पे जो है आपको ग्रेड्स जो है दिए जाएंगे, आपका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट है रिड्यूसिंग प्रेशर ऑफ पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर रहता है कि उसके बच्चे का मार्क्स अधिक आ गया, हमारे बच्चे का कम रह गया। किसी के बच्चे ने 95 स्कोर कर लिया पर हमारे बच्चे ने 91 ही स्कोर किया। तो इस तरीके का जो प्रेशर रहता है वो पेरेंट्स के ऊपर से भी हट जाता है, क्योंकि जो 91 स्कोर किया है उसे भी ए ग्रेड ही मिलना है, जिसने 95 स्कोर किया है उसे भी ए ग्रेड ही मिलना है। तो बच्चों के बीच से कंपटीशन भी थोड़ा कम होता है और पेरेंट्स का भी जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये 8 पॉइंट्स जो थे हमारे बेनिफिट्स थे ग्रेडिंग सिस्टम के, कि हम बच्चों के वीकनेस एंड स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं, लो स्कोर प्रेशर को हम कम कर सकते हैं। पैटर्न ऑफ ग्रेडिंग ये अच्छा है क्योंकि इसमें सिर्फ एकेडमिक नहीं बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ऐड होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में हम बांट सकते हैं कि ये ब्राइट हैं, ये एवरेज हैं, ये बिलो एवरेज है, और जो थोड़ा डल है उस पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। पेरेंट्स भी अधिक अटेंशन जो है दे पाते हैं। कंपटीशन बच्चों के बीच में थोड़ा कम हो जाता है। एग्जामिनेशन सिस्टम में एक एडवांसमेंट आया, एक मॉडिफिकेशन हुआ और पेरेंट्स का प्रेशर भी जो है वो
कम हो जाता है, स्ट्रेस लेवल जो उनका है वो थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट हमको देखना है लिमिटेशंस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम, यानी कि बाधाएं या बैरियर्स क्या होते हैं ग्रेडिंग सिस्टम के। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज्ड परफॉर्मेंस। डिक्रीज्ड परफॉर्मेंस इस तरीके से होता है कि बच्चे को पता है अगर हम 91 स्कोर करेंगे तब भी हमको ए मिल जाएगा, और अगर हम 97 स्कोर करेंगे तब भी हमको ए ही मिलेगा। तो वो 97 के लिए प्रयास नहीं करते, 91 में ही वो संतुष्ट हो जाते हैं कि ग्रेड्स तो हमें एक समान ही मिलने हैं। तो यहाँ पे जो उनकी परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। Decrease in the performance of learners is one of the drawbacks of the grading system, as students know that they can easily get the targeted grades, so they don't put the much effort in the studies. And also, if the student's target is the A grade, he knows that if he gets 90 marks he will be put under A grade, so he doesn't target for the 100 मार्क्स। यानी कि बच्चे को पता है कि 90 मिलेगा तो भी ए ग्रेड मिलेगा, तो वो 90 को ही टारगेट बना लेता है, 100 को वो टारगेट नहीं बनाता, और यहाँ पे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेशन का एक्यूरेसी इन रिजल्ट, यानी कि जो रिजल्ट निकल कर के आता है वो एक्यूरेट नहीं होता, एकदम से सही नहीं होता। Not an accurate representation of the performance and the knowledge gained। जो भी उनका परफॉर्मेंस है उसका एक्चुअल रिजल्ट नहीं दिख पाता, क्योंकि हम फर्क नहीं कर पाते कि कौन 80 पे है, कौन 90 पे है, कौन 100 पे है। ग्रेड्स जो है उसी को ही हम बस देखते रहते हैं, यानी कि 91, 95 और 97 का जो अंतर है वो दिखता नहीं है। द ग्रेडिंग सिस्टम fails in showing the accurate performance of the students. We can only get to know about the grade achieved by students instead of the actual ability of the student. Next limitation है कंपटीशन डिक्रीज्ड, यानी कि कंपटीशन जो है वो कम हो जाता है। बेनिफिट में भी हमने देखा कि कट थ्रोट कंपटीशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो वो एक ठीक चीज़ है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन की भावना भी नहीं रहनी चाहिए, पर थोड़ा बहुत कंपटीशन की भावना रहना ज़रूरी है। लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम में कंपटीशन की भावना काफ़ी कम हो जाती है, तो ये इसका एक लिमिटेशन है या ड्रॉबैक है। स्टूडेंट जस्ट फोकस ऑन अटेनिंग द पासिंग मार्क्स इंस्टेड ऑफ पुटिंग देयर मेन फोकस ऑन गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स। द रिजल्ट इनटू द decreased competition among the learners, which make them lazy and drop their intellectual level. नेक्स्ट लिमिटेशन हमको देखना है डीमोटिवेशन। डीमोटिवेट कौन हो जाते हैं? जो ब्राइट स्टूडेंट्स रहते हैं जिन्होंने 97 मार्क्स स्कोर किए, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वो 97 स्कोर करके भी ए ग्रेड ही उनको मिल रहा है, और जिसने 90 मार्क्स जो है अचीव किए उसको भी हम ए ग्रेड ही दे रहे हैं। तो जिसने मेहनत करके 97 लाया वो थोड़ा सा जो है डीमोटिवेट हो जाता है। द ग्रेडिंग सिस्टम डीमोटिवेट्स द ब्राइट स्टूडेंट्स as the grade A range is between 90% to 100%. So the student who scores 90% get grade A. On the same hand, the student getting 95% also get grade A, due to which brighter student loses confidence. Next limitation और last जो देखना है हमें वो है इंक्रीज्ड लेथर्जी, यानी कि बच्चे बहुत थक जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं या आलस आ जाता है उनके अंदर। और ये चीज़ क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स आपके नहीं देखे जाते, बहुत सारी अलग अलग गतिविधियाँ, को करिकुलर एक्टिविटीज़, आपके अचीवमेंट्स, आपका एटीट्यूड, सारी चीज़ें यहाँ पे काउंट होती है। इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको करनी होती है, और सारी चीज़ में पार्टिसिपेट करते करते बच्चा जो है वो थक जाता है। As we know that assignments, projects and attendance are counted in the grades, so students perform well in these activities
and got grades instead of performing well in exams, which results in the increased lethargy. ये थे हमारे लिमिटेशंस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। परफॉर्मेंस में थोड़ी सी गिरावट आ जाती है बच्चों की, एक्यूरेट रिजल्ट ये शो नहीं करता, कंपटीशन भी घट जाता है, जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं और बच्चों में आलस आ जाता है क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। नेक्स्ट हमको देखना है ग्रेडिंग प्रिंसिपल्स। फर्स्ट पॉइंट है grades should clearly communicate what students know and are able to do in each class। यानी कि जो भी ग्रेड्स हम दे रहे हैं वो उनके परफॉर्मेंस को क्लियरली कम्युनिकेट करे, इस तरीके से ग्रेड्स जो है वो देना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ टू शो व्हाट दे नो एंड कैन डू। यानी कि स्टूडेंट्स को एक बार से अधिक अवसर देना चाहिए ताकि वो शो कर सकें कि उन्हें कितनी चीज़ें आती है और वो क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा एक बार में कुछ चीज़ नहीं सीख पा रहा तो उसके आधार पे ही आप उसको ग्रेड दे दें। उसको और अपॉर्चुनिटीज़ दें, उसको अवसर दें कि वो एक आध बार और करे, एक से अधिक बार चीज़ों को करे और उसमें वो बेहतर होए और उसके बाद आप उसको ग्रेड्स जो है वो दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट है schools should support students in acquiring all of the essential knowledge and skills in a course versus just a portion of it। यानी कि स्कूल जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि वो हर तरीके के नॉलेज एंड स्किल को पूरी तरीके से अचीव कर सके, सीख सकें या ग्रहण कर सके, ना कि उसके सिर्फ किसी भाग को, और उसके आधार पर ही इनको ग्रेड्स जो है वो दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स डिजर्व मोर टाइम एंड सपोर्ट टू लर्न द मटेरियल दे हैव नॉट मास्टर्ड। यानी कि ग्रेडिंग करने से पहले हमको उन्हें अच्छे से समय देना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए ताकि जिन चीज़ों में वो कमज़ोर है या जो चीज़ें उनकी वीकनेस है उस पे भी वो काम कर सके, उन चीज़ों में महारत हासिल कर सके और उसको बेहतर कर सके। जब वो इम्प्रूव कर ले, उनको आपने इम्प्रूवमेंट का मौका दिया, जब बच्चे बेहतर हो गए उसके बाद ही आपको ग्रेडिंग जो है उनकी करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है all students should have the opportunity to excel and advance at their own pace। यानी कि हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए टीचर्स या एजुकेटर्स को बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, या फोर्सफुली कुछ चीज़ नहीं करवानी चाहिए। उनको अपना समय दे करके भी सीखने का मौका देना चाहिए और उसके बाद उनकी ग्रेडिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर कम्युनिकेशन विथ फैमिलीज अबाउट स्टूडेंट प्रोग्रेस सपोर्ट्स डीपर लर्निंग। यानी कि लगातार जो है हमें बातचीत जो है यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो रखना चाहिए पेरेंट्स के साथ भी, ताकि स्टूडेंट के प्रोग्रेस के बारे में हम उनको अच्छे से जानकारी दे सकें। और ये जो है एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा कि बच्चे गहराई से किसी चीज़ को सीख सके, जब टीचर भी उनकी हेल्प करेगा और उनके जो फैमिली है, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो भी उनको सपोर्ट करेंगे, तो बच्चे बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे और अच्छे ग्रेड्स जो है वो अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा है स्टूडेंट्स नीड टाइम टू प्रैक्टिस एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स विदाउट पेनल्टी। अगर बच्चे से किसी कार्य में, किसी भी चीज़ में कुछ गलती होती है तो उसे पेनल्टी ना दें, उसके ग्रेड्स कम ना करें, बल्कि उसको टाइम दे, थोड़ा सा मौका दें कि वो और बेहतर तरीके से सीखे और अपने कार्य को सुधार सके। उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप उनकी ग्रेडिंग जो है वो करें। ऐसा ना हो कि एक बार बच्चे ने कुछ गलती कर दी तो आप उसके जो ग्रेड्स हैं वो सीधा सीधा कम कर दें। तो ये थे ग्रेडिंग प्रिंसिपल्स। तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, मीनिंग, डेफिनेशंस हमने देखे, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस, और ये थे हमारे ग्रेडिंग प्रिंसिपल्स। तो इतनी ही चीज़ें आपको लिखनी होगी क्योंकि ये जो टॉपिक है वो शॉर्ट नोट में ही पूछता है, तो इतना चीज़ें आप लिखेंगे तो ही सफिशिएंट हो जाएगा। उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। समझ में सब आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स तक जो नोट्स हैं वो पहुंच सके।
सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।